हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल गुरुजी गाजियाबाद। मैं हिमांशु मिश्रा, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी गाजियाबाद। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आए हैं। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी तरह के रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे आप। और स्पेशली जब आप एक फ्रेशर हैं, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वाले हैं, या फिर क्यूब टेस्ट से रिलेटेड आपको कुछ लिखना है अपने पेपर में, तो इससे बढ़िया वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा और शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब टेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्यूब टेस्ट क्यों करते हैं, राइट। तो क्यूब टेस्ट करने के पीछे कहानी होती है कि हमको कंक्रीट का स्ट्रेंथ पता करना होता है। वो कंक्रीट जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होने वाला है, उस कंक्रीट का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमें क्यूब टेस्ट करना जरूरी होता है। स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। स्लम कोन टेस्ट के बाद अपन क्यूब भरवाना शुरू कर देते हैं। क्यूब भरवाने का फायदा ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि जो कंक्रीट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कंक्रीट क्या वो स्ट्रेंथ गेन कर पाया जो हम उम्मीद कर रहे थे उस कंक्रीट मिक्स से, जो मिक्स डिजाइन हमने दिया हुआ था आरएमसी प्लांट में। तो उसी के बारे में आज पूरी वीडियो होने वाली है। तो इसमें लिख भी रहा है कि क्यूब टेस्टिंग इज एन इसेंशियल प्रोसीजर फॉर असेसिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ फंडामेंटल पैरामीटर इन स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। This method involves meticulously casting concrete cubes of standard dimension, curing them under controlled condition, subject them to rigorous compressive strength test. By analyzing the load at failure, engineers can determine the concrete mix strength, ensuring it meets the project specification and performance requirements. कंक्रीट टेस्ट करने के बाद अपन को पता चल जाता है कि जो ये क्यूब है, ये जो कंक्रीट है जो हमने इस्तेमाल किया है हमारे प्रोजेक्ट में, क्या ये जो हम उम्मीद कर रहे थे उस पर खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्क्रीनशॉट लाया हूं आपके पास। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आप लोग को पता होगा कि हम जो कंक्रीट टेस्ट करते हैं मोस्टली ये डिजाइन मिक्स के होते हैं जो साइट पे इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा M25, M30, M40, M55, इस तरह के M करके ग्रेड लिखे होते हैं कंक्रीट के। उसमें M क्या होता है, तो एज पर IS कोड 456 M रेफर्स टू द मिक्स। तो M का मतलब हो गया मिक्स, ठीक है। मैंने जानबूझ के पढ़ा ताकि मैं आपको डिक्टो पढ़ के सुनाऊं कि क्या ही लिखा है उसमें। ओके, M रेफर्स टू मिक्स। मिक्स मतलब क्या कि भैया अगर M25 का माल बनवा रहे हैं तो उसमें किस रेशियो का, किस प्रोपोर्शन का इंग्रेडिएंट्स पड़ने वाले हैं। सीमेंट का क्वांटिटी कितना होने वाला है, सैंड का क्वांटिटी कितना होने वाला है, एग्रीगेट की क्वांटिटी कितना होने वाला है, वाटर की क्वांटिटी कितना होने वाला है, पूरे मिक्स में ये लिखा रहता है एज पर M25, M30। अब उसमें जो नंबर लिखा रहता है वो क्या दिखाता है, तो जो नंबर लिखा रहता है M25, M30, तो जो 30, 40, 55 ये सब दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ क्यूब आफ्टर 28 डेज। कब, जब आपने 150 mm के साइज में उसकी टेस्टिंग करी थी। और वो जो उसका जो यूनिट है 30, 40, 55 का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि M25 लिखने का मतलब हुआ M स्टैंड फॉर मिक्स, 25 स्टैंड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब एट 28 डेज। ओके, और उसका जो यूनिट होने वाला है वो है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये कटिंग है IS 456 की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो क्यूब टेस्ट हम करने वाले हैं उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट ऑपरेटर्स इस्तेमाल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करने वाले हैं मोल्ड। जो क्यूब है हमारा 150 बाई 150 बाई 150 का। ओके, सेकंड होने वाला है हमारा टैंपिंग रॉड, और थर्ड होने वाला है हमारा मोल्ड आयल। तो वो बस उसका काम है जो लुब्रिकेशन है, और साथ में ये भी रहता है कि अगर बेस में अगर वॉल लगा दिया जाए, बेस में और साइड ऑफ वॉल्स में भी लगा दिया जाए, तो साइड से जो है पानी भी नहीं निकले उससे। जो हम पानी, वाटर सीमेंट रेशियो जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट में, वो पानी भी साइड के जो पोर्स हैं उससे ना निकले, उसके लिए भी तेल लगाना जरूरी होता है। मतलब कंक्रीट तेल लगा देने की वजह से उसमें नहीं चिपकेगी। अब
हम मोल्ड इस्तेमाल करते हैं 150 बाय 150 बाय 150 या 100 बाय 100 बाय 100 mm की बात कर रहा हूं, mm में सारा डायमेंशन। ये किस पे डिपेंड करता है? जब आरसीसी जिसमें 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है, उसके लिए जो हम क्यूब इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm। और जब हमारी एग्रीगेट साइज 10 mm है तो हम जो कभी तब हम जब क्यूब का इस्तेमाल करते हैं वो उसका साइज होता है 100 mm बाई 100 mm बाई 100 mm। ठीक है, तो जब हम तो आरसीसी 20 mm एग्रीगेट वाला ही करने वाले हैं, तो हम 150 वाला के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और इसमें लिख रहा है कि मोल्ड मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एनी कॉन्टामिनेंट्स दैट कुड अफेक्ट द कंक्रीट। बिल्कुल, आप इसमें जो क्यूब इस्तेमाल करोगे वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, किसी भी तरह केमिकल वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। उसके बाद आपके पास ट्रांजिट मिक्सचर आके लगा होगा जिसका आपने स्लम कोन टेस्ट किया है। ट्रांजिट मिक्सचर से अपन ने कंक्रीट निकाला और इसमें आपने भरना शुरू कर दिया। भरने में क्या ध्यान देना इंजीनियर्स कि आप जब उसको भरोगे क्यूब को 150 वाले को, तो आप इसको 3 लेयर में भरने वाले हो, 50 mm 50 mm और 50 mm, राइट। तो जो पहला 50 mm भरोगे, अब अंदाजा ही लगाते हैं जनरली, तो जो पहला 50 mm भरोगे उसको हम 35 बार टैंपिंग रॉड से टैंप करेंगे। तो ऑपरेटर सेकंड जिसके बारे में हमने बात करी थी टैंपिंग रॉड, तो टैंपिंग रॉड जो है उसका इस्तेमाल करेंगे इसको टैंप करने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए। वैसे आप वाइब्रेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक हैमर का भी। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वाइब्रेटर इस्तेमाल कर लीजिए या टैंपिंग रॉड इस्तेमाल कर लीजिए। टैंपिंग रॉड वही वाला होगा 16 mm डायमीटर, 600 mm की लंबाई, बुलेट पॉइंटेड एट लोअर एंड, कुछ इस शेप का ही होगा आपका टैंपिंग रॉड। या आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइब्रेटर, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक या न्यूमेटिक हैमर कॉम्पैक्शन के लिए। ओके, अगर आप टैंपिंग रॉड जो कि जनरली इस्तेमाल किया जाता है साइट पे, हम लोगों ने तो यही किया है, तो टैंपिंग रॉड का इस्तेमाल हर लेयर को टैंप करने के लिए 35 बार करना है हमको। हमने एक लेयर भरा 50 mm का और 35 बार क्या किया, टैंप किया। टैंप चारों तरफ करेंगे। अगर आप 100 mm वाला क्यूब भर रहे हो तो टैंपिंग जो होती है वो 25 बार होती है। ओके, लेकिन हम 150 वाला कर रहे हैं तो हमारी जो टैंपिंग होगी वो होने वाली है 35 बार। अंडरस्टूड है गाइस? अब बात करते हैं कि कैसे करते हैं अपन प्रॉपर टेस्टिंग, कैसे शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास ट्रांजिट मिक्सचर आके लग गया, राइट, हमने उससे कंक्रीट निकाल लिया। अब डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि हमारे पास कंक्रीटिंग कितने एमक्यू का होने वाला है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कितना क्यूब बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास पीपीटी में लिख रखा है, ये भी IS 456 का ही कटिंग है, कि जब आपका क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट 1 से 5 MQ के बीच में हो तो आप एक सैंपल बनाएंगे। जब आपके क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट का वॉल्यूम 6 से 15 MQ हो तो आप 2 सैंपल बनाएंगे। जब आपका क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट का वॉल्यूम 16 से 30 MQ हो तो आप 3 सैंपल बनाएंगे, एंड सो ऑन। 31 से 50 MQ हो तो 4 सैंपल बनाएंगे। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब 51 या उससे एबव हो तो 4+1 बनाने वाले हैं हम। मतलब क्या कि अगर 51 MQ से ज्यादा कंक्रीटिंग होने वाली है तो आपका 4 तो बनेगा ही, क्योंकि 50 तक तो 4 बन ही जाता है, लेकिन 50 के ऊपर के लिए आप सिर्फ एक बनाएंगे। मतलब क्या कि आप मान के चलो 150 MQ कंक्रीट करवा रहे हो। कितना करवा रहे हो आप? 150 MQ। अब 150 MQ में एक 50 के लिए तो 4 बना दिए, बचे कितने 50? हमारे पास बचे 50 दो, दो के हिसाब से एक 50 MQ पे सिर्फ एक बनेगा, तो 150 में कितना बनेगा? 400 +1 एक 50 के लिए, +1 एक 50 के लिए, तो नंबर ऑफ सैंपल कितने बनेंगे? सिर्फ 6। अंडरस्टूड है गाइज? मतलब 150 में कितने 50 आते हैं? 3 50 आते हैं। एक 50 के लिए तो 4 बनेगा, बाकी दो 50 के लिए सिर्फ एक बनेगा। एक और एक बनेगा तो 4, एक 50 के लिए एक 5, फिर एक और 50 के लिए 6। लेट सपोज आपका 200 MQ है, तो फिर कैसे बनाएंगे? 200 MQ में कितने 50 आते हैं? 4 50 आते हैं, लेकिन पहले 50 के लिए कितना बनेगा? 4 सैंपल, और बाकी जो 3 50 है उनके लिए एक 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 बनेगा, तो 4 और 3
7, ठीक है। 4 + 1 + 1 + 1 = 7 सैंपल्स। ओके, नीचे देखिए 15.3 में क्या लिखा हुआ है, 3 टेस्ट स्पेसिमेन शैल बी मेड फॉर इच सैंपल। मतलब आप जब नंबर ऑफ सैंपल बोल रहे हो ना, एक नंबर ऑफ सैंपल बोल रहे हो 2, मतलब आप क्या कह रहे हो, एक सैंपल में 3 क्यूब बनते हैं, 2 सैंपल में 6 क्यूब बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ क्यूब कैसे डिसाइड होता है। नंबर ऑफ क्यूब डिसाइड होता है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पे। आज हम मान के चलेंगे कि हमारे साइट पे 1 से 5 एमक्यू ही कंक्रीट आया है और हमको सिर्फ एक सैंपल ही बनाने हैं। एक सैंपल बनाने से मेरा मतलब क्या है कि उसमें 3 स्पेसिमेन बनेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको 3 स्पेसिमेन बनाने हैं, ठीक है, डिसाइड हो गया। हमने कंक्रीट भरा, उसमें कंक्रीट पहले लेयर में भरा, 35 बार टैंप किया, फिर दूसरा लेयर भरा, 35 बार टैंप किया। बट इस बार जब टैंप करेंगे तो ध्यान रखेंगे थोड़ा गहराई में जाके टैंप करें। सेकेंड लेयर को टैंपिंग करते समय ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेयर की डेप्थ तक हमारी टैंपिंग रोड जा रही है, ठीक है। 35 बार टैंप किया, फिर तीसरा लेयर भरा, फिर इतना 35 बार ही टैंप करेंगे, बट इस बार ध्यान रखेंगे कि थर्ड लेयर भर रहे हैं तो सेकेंड लेयर के डेप्थ तक हमारा टैंपिंग रॉड जाए। आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्यूब में कंक्रीट भर रहे थे तो वो क्यूब प्रॉपर क्या होनी चाहिए, ऑयल्ड होनी चाहिए। जो क्यूब का टॉलरेंस अलाउड है वो ±2 mm है, और जो क्यूब की साइड वॉल्स हैं चारों, वो नट बोल्ट से ही कसी होती हैं, तो वो 90 डिग्री ±0.5 डिग्री का टॉलरेंस अलाउड होता है उसमें। बिल्कुल जो हमारे मोल्ड के वॉल्स हैं, मैं आपको मोल्ड दिखाना चाहूंगा, ये जो मोल्ड है आपका, ये जो मोल्ड के वॉल्स हैं, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे होने चाहिए, ±0.5 डिग्री का टॉलरेंस अलाउड है। और जब अपन कसेंगे तो इनके जो साइड्स हैं उनमें हम ±2 mm का फर्क अलाउ करते हैं। साथ में इसमें ऑयलिंग लगी होनी चाहिए। ऑयल लगाने का क्या फायदा है, कंक्रीट नहीं चिपकेगा, दूसरा नीचे की साइड से पानी निकल के बाहर नहीं आएगा, तो ऑयलिंग करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपने क्यूब भर दिया, टैंपिंग कर दी। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना यह है कि किसी भी नेल से, लोहे की नेल जो होती है उससे हम लिख देंगे कि भाई ये किस स्ट्रक्चर का है, कॉलम का है, बीम का है, कॉलम है का है कि बीम का है कि स्लैब का है, ये लिखना उसमें जरूरी है। साथ में आप लिखेंगे डेट ऑफ क्यूब कास्टिंग, कि किस डेट को ये क्यूब कास्ट हुआ है। ये दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप अगर ये अभी नहीं लिखेंगे जब आप इसको प्रॉपर टैंप किए थे, जब ये अपने प्लास्टिक स्टेज में है जहां ये अपना शेप बदल सकता है, अगर आप इस स्टेज में इस पे नेल से नहीं लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, भूल जाओगे, तो क्या करोगे, बाद में लिखोगे चौक से या पेंट से, तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि आप उसमें टेम्परिंग कर सकते हो। इसीलिए अभी जब आप मोल्ड बना रहे हो, मोल्ड टैंप कर रहे हो, प्रॉपर भर लिया पूरा लास्ट लेयर तक, उसी समय उसमें स्ट्रक्चर कौन सा था, बीम था कि कॉलम था, और डेट क्या था, ये लिखना उसमें जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखने का फायदा क्या हुआ, लिखने का फायदा क्या हुआ, तो लिखने का फायदा ये हो गया कि अब जब हम 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 28 दिन के बाद जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो हमको पता होगा कि भाई इस डेट के हिसाब से इस कॉलम का 7 दिन अब पूरा होता है। अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करवा रहे हो तो जो टेस्टिंग होने वाली है क्यूब की, वो जेई के सामने होनी चाहिए। अपने मन से नहीं करना है, बिना अपने मन से तो कर सकते हो लेकिन जेई का होना जरूरी है। जेई नहीं रहा तो पॉसिबल है कि एसडीओ जो आता है आपके साइट पे, चाहे जेई आता है, तो उस टेस्ट को हो सकता है नल एंड वॉइड करार दे दे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब आपने क्यूब भर लिया, ठीक है, एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं, क्विक रिवाइज कर रहा हूं। मोल्ड को ऐसे कसना है कि ±2 mm का टॉलरेंस अलाउड है, तो मोल्ड को कसना है बहुत टाइटली। दूसरी चीज, मोल्ड में प्रॉपर ऑयलिंग करनी है ताकि मोल्ड में कंक्रीट ना चिपके, साथ में नीचे से पानी बाहर ना आए। तीसरी चीज, 50 50 50 3 लेयर में भरना है इसको। हर लेयर को 35 बार टैंप करना है, अगर 100 वाला भर रहे हो तो 25 बार टैंप करना है। टैंपिंग करते समय ध्यान देना है कि जब तीसरे लेयर की टैंपिंग कर रहे हैं दूसरे लेयर के डेप्थ तक जाके टैंपिंग करें, ठीक है। उसके अलावा जब अपन
मोल्ड कस रहे थे तो एकदम 90 डिग्री की तरफ बिल्कुल वर्टिकल वॉल्स हो इसके साइड्स वाली, प्लस माइनस 0.5 डिग्री का टॉलरेंस अलाउड है। ओके, इसके अलावा आप इस पे डेट और कौन सा स्ट्रक्चर में कंक्रीट होना है ये भरना आपको नेल से ही पड़ेगा, लोहे के नेल से। आप इस पे चौक या पेंट से नहीं लिख सकते। ओके, अब आपने पूरा भर दिया क्यूब। क्यूब को आपको ढक देना है किसी मेटल से या ग्लास से, ताकि एवापोरेशन ना हो 24 घंटे के लिए। ठीक है, अब आपने इसको ढक के कहीं ऐसी जगह रख देना है जहां पर रूम टेम्परेचर मेंटेन हो, 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री, मतलब या तो 29 डिग्री या तो 25 डिग्री, इसके बीच में रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। और इसको आप ढक के रख दो किसी भी ग्लास या मेटल से, ताकि एवापोरेशन ना हो। अंडरस्टूड है? अब आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे के तत्काल बाद जब आप क्यूब खोलोगे तो बड़े ही समझदारी से खोलना है। आप नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी में खोलो तो क्यूब के कोने टूट जाएं, क्योंकि उससे इंपैक्ट पड़ता है आपकी स्ट्रेंथ पे। तो बहुत आराम से खोलना है और क्विकली उसको पानी में डाल देना है। पानी में सबमर्ज होने चाहिए और पानी का पीएच पीने लायक होना चाहिए। तो पीने लायक पानी का पीएच क्या होता है? 6.5 से 7 के बीच में होता है। तो पानी का पीएच बिल्कुल पीने लायक पानी होना चाहिए वो। और हर 7 दिन में पानी आपको करना है चेंज। ठीक है, और अब आपका क्यूब का बहुत बड़ा हिस्सा टेस्टिंग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है इंजीनियर्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आपको क्यूब किस स्टेज में किस कंडीशन में रखना है अपने लैब में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको टेस्टिंग के लिए तैयार करना है क्यूब को। तो मान के चलो 7 दिन कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, क्यूब को बाहर निकाल के डायरेक्ट टेस्टिंग के लिए नहीं ले जाएंगे। क्यूब को बाहर निकाल के घंटे भर के लिए रख देंगे ताकि वो सूख जाए। ठीक है, सूखना जरूरी है उसका, तभी टेस्ट में प्रॉपर रिजल्ट आएगा। अब ये मैं क्यों बार बार आपको बोल रहा हूं कि भाई नट ढंग से खोलना, क्यों प्रॉपर टैंपिंग करना, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आने वाली है, उसको ये वेरी करा सकते हैं। जो आपका ओरिजिनल है उससे कम हो सकता है स्ट्रेंथ, इसलिए बहुत सावधानी से आपको ये काम करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के सीटीएम मशीन जो होती है उसी से अपन टेस्ट करते हैं। सीटीएम मशीन कह लो चाहे यूटीएम मशीन कह लो, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इन्हीं मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये या तो मैनुअल हो सकते हैं या ऑटोमेटिक हो सकते हैं। तो उनमें प्रॉपरली इनको समझदारी के साथ उसमें रखा जाता है। उनके बीच में ये आप देख सकते हैं जो दो प्लेट है, इनके इनके बीच में रखा जाता है ये, और फिर उस पर लोड अप्लाई किया जाता है। तो जहां पे जिस लोड पे हमारे क्यूब में क्रैक आ गया, वही लोड माना जाता है कि इस क्यूब ने इतना लोड बियर किया है। एंड उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये क्यूब हमारी स्ट्रेंथ पे, हमारी जो पैरामीटर्स हैं उस पे खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे इसका स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन होता है। तो लेट सपोज हमने जो क्यूब है वो 7 दिन में टेस्ट करने वाले हैं, और लेट सपोज हम M25 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? तो लेट सपोज आपका जो क्यूब है वो फेल हो जाता है 410 किलो न्यूटन पे। तो हम क्या करेंगे, 410 किलो न्यूटन को कन्वर्ट कर देंगे न्यूटन में और डिवाइड कर देंगे 22,500 से। ये 22,500 कहां से आया, एरिया क्या है, तो एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकालें, क्यूब का साइज क्या है, 150 बाई 150 बाई 150, बट एरिया निकालना है। एरिया हमको सिर्फ 2 डायमेंशन लेना होता है। तो क्या हो जाएगा, 150 बाई 150, तो एरिया निकाले कितना आ जाएगा, 22,500। और अप्लाइड लोड कितना है जो हमने देखा, वो है 410 किलो न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइड लोड डिवाइड बाई एरिया कर देंगे, तो हमारे पास इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी आफ्टर 7 डेज, और जो कि है 18.22 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये पास है। तो ये पास कैसे है, इसके लिए आपको अगले स्लाइड में जाना होगा। देखिए, ये आईएस कोड के रिसेंट अमेंडमेंट में अपडेटेड होके आया है क्या, कि 3 दिन में मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 45% होनी चाहिए, 7 दिन में मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। और अगर आप 25 का 60% निकालेंगे तो 15 आएगा। लेकिन हमारा तो टेस्ट के बाद कितना आ रहा रिजल्ट, 18.22, मतलब हमारा क्यूब पास है।
एक शॉर्टकट मेथड भी है, सिंपली क्या करना है, अप्लाइड लोड डिवाइड बाई 22.5 कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा अप्लाइड लोड कितने का था, 410 का, 22.5 से भाग दे दो, आंसर तब भी आपका 18.22 आएगा। और अगेन ये भी पास ही माना जाएगा क्योंकि 60% M25 का कितना होता है, 15 होता है, 15 न्यूटन पर मीटर पर एमएम स्क्वायर होता है, तो अभी भी ये पास है। समझ में आ रहा है इंजीनियर्स कि कैसे अपन लोड कैलकुलेशन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि आखिर 7 दिन में टेस्टिंग क्यों की अपन, तो 7 days cube test provides insights into early age strength development of the concrete. It gives an indication of initial strength gain and how the concrete is curing. मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि जो 7 days वाला स्ट्रेंथ है ना, इससे हमको पता चल जाता है कि जो हमने शटरिंग लगाई थी क्या उसको रिमूव कर सकते हैं हम, क्या वो स्ट्रेंथ अचीव कर पाया 7 दिन वाला। अंडरस्टूड है? तो इससे आइडिया लग जाता है कि अर्ली स्ट्रेंथ जो हम चाहिए थे हमको, क्या वो मिल पा रहा है। 7 days का ये इंपॉर्टेंस है। अब 28 दिन की बात करते हैं। 28 दिन पे हमको कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ पता चलता है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पता चल जाता है कि भाई अल्टीमेटली कंक्रीट कितना स्ट्रेंथ गेन कर चुका है 28 दिन में। और आपसे पूछे कि कब हम मानेंगे कि क्यूब पास है, तो 28 दिन के बाद अगेन जो हमारा क्यूब हमने बना रखा था उसको उठाएंगे, थोड़ा सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसको टेस्ट पे ले जाएंगे। तो लोड डिवाइड बाई एरिया जितना भी आंसर आए वो एफसीके +4 पे पास होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर आप M25 का लोड, M25 ग्रेड कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हो और लोड अप्लाई करने के बाद कोई लोड आया, उस लोड को एरिया से डिवाइड करने के बाद अगर मेरा आंसर 30 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एफसीके M25 में एफसीके क्या है, 25 +4 मतलब क्या हो गया, 29। ओके, तो आना कितना चाहिए था मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, 29 आना चाहिए था, बट मेरा आया कितना है, 30। तो क्या हो गया, मेरा क्यूब पास हो गया। तो और कोई तो आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसपे हम क्यूब को पास मानते हैं, तो आप बोल सकते हो एफसीके +4। वैसे इसके अलावा भी इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, बट चूंकि आप एक स्टूडेंट हो और मैं अज्यूम कर रहा हूं आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जो आपसे जो जेन्युइन आंसर सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा वो यही करेगा कि एफसीके +4 आप बताएं और वो बोलेगा वेरी गुड। इसके अलावा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है मैं उसमें वीडियो बना सकता हूं, बट प्लीज आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ आप उस पर वीडियो बना दो, क्योंकि अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मैं ये मान के बना रहा हूं कि एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है जो या तो कॉलेज में है या फ्रेशर है या साल भर का एक्सपीरियंस है उसके पास। ओके इंजीनियर्स, अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूब टेस्टिंग क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इससे पता चलता है कि हम जो कंक्रीट इस्तेमाल किया हमारे स्ट्रक्चर में वो बिल्कुल सही है। डिजाइन वैलिडेशन कि हाँ जो हमने मिक्स डिजाइन आरएमसी प्लांट को दिया था उस मिक्स डिजाइन पर जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है वो बिल्कुल सही है। और अगर क्यूब फेल होता है तो अगर क्यूब फेल होता है तब क्या करना है, एफसीके +4 से कम की वैल्यू आती है तब क्या करना है। M25 की वैल्यू थी, M25 का कंक्रीट हम इस्तेमाल कर रहे थे, 28 दिन के बाद क्यूब का एवरेज आ रहा है लेट्स सपोज 27, मतलब क्या हो गया, 25 +2 ही हुआ ना, एफसीके +2 ही हुआ ना। लेकिन हमको चाहिए कितना था, एफसीके +4। किस केस में, जब आप 1 से 5 MQ के बीच में कंक्रीटिंग करवा रहे हैं, रिमेंबर इससे ज्यादा कंक्रीटिंग करवाओगे तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वेरी कर सकता है, बट अभी 1 से 5 MQ का ही हम सैंपल मान के चल रहे हैं, तो 1 से 5 MQ के कंक्रीट में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, एफसीके +4 M25 ग्रेड के लिए। तो हमको आंसर आना चाहिए था कम से कम 29, बट हमारा आंसर लेट सपोज आ गया 27। तो क्या हो गया, कंक्रीट हो गया फेल। तो कंक्रीट जब फेल हो जाता है, क्यूब जब फेल हो जाता है, तो क्या प्रक्रिया है आप कमेंट करके बताना, या अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बताना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना है मेरे से, क्वेश्चन मेरे को 2-3 है जो मैं आपसे पूछूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपके मैं नहीं जानना चाहता कि आपके पास इसका आंसर है या नहीं है, मेरे को बस मुझे बस आपसे ये जानना है कि क्या आपको इंस्टेंटली पता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जो हम क्यूब का साइज ले रहे थे 150 बाई 150 बाई 150,
क्या ये मैक्सिमम क्यूब साइज है जो हम स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या इससे ज्यादा भी क्यूब का साइज रख सकते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो हमारा क्यूब है वो कास्ट आयरन का बना होता है, और ये जरूरी है कि वो कास्ट आयरन का बना हो, तो क्या आपके पास इसका आंसर है कि वो कास्ट आयरन का ही क्यूब बना होना चाहिए? ये दो क्वेश्चन है जो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके पास आंसर है, तो प्लीज कमेंट करना, नहीं है तो ये भी कमेंट करना कि हमारे पास आंसर नहीं है, तो मैं उसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जितने भी रेफरेंसेस लिए हैं मैंने, ये आईएएस कोड 516 1959 और आईएएस 456 2000, ऑल्सो कंसिडरिंग अमेंडमेंट 5, तो उसके बेसिस पे, उसके रेफरेंस पे मैंने बनाया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अब तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।